Hello, curious mind. Welcome back to Med with देवांशी, where you will learn, revise and succeed. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी. ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आपने ह्यूमरल इम्यूनिटी का वीडियो ना देखा तो पहले वो देख लेना, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा. तो चलो स्टार्ट करते हैं कि यूनिवर्सिटी में अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको कैसा लिखना है. तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना होता है डेफिनेशन से. इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है. डेफिनेशन ऐसी है कि स्पेसिफिक एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हमें इफेक्टिव टी सेल से जनरेट होती है उसे हम बोलेंगे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी. सबसे पहले हमने डेफिनेशन लिख दी कि स्पेसिफिक एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसके वजह से, टी सेल्स के वजह से. अभी हम बात करेंगे उसके स्टेजेस की. जैसे हमने ह्यूमरल इम्यूनिटी में की थी वैसे ही इसके जो स्टेजेस होंगे उसका सबसे जो पहला स्टेज होगा वो होगा एंटीजन को प्रेजेंट करना और प्रोसेस करना. अभी ये किस तरह होगा, जैसे ही एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर होता है उसे, ये हमारा हो गया एंटीजन, बॉडी में एंटर हुआ. बॉडी में एंटर होने के बाद उसके पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा. अब पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट डिपेंड करता है एंटीजन कौन है. अगर वो बैक्टीरिया होगा तो वो MHC2 रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, और अगर वो कोई वायरस होगा तो वो बाइंड होगा MHC1 के द्वारा. और अभी प्रोसेसिंग तो हो गया, अब उसको प्रेजेंटेशन होगा, मतलब जो मैक्रोफेज है उसकी सरफेस पे आकर वो प्रेजेंट हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वो कंप्लीट हुआ, एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन. कि सबसे पहले एंटीजन आएगा बॉडी में, वो पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट में कन्वर्ट होगा. डिपेंड करेगा, अगर बैक्टीरिया होगा तो MHC2 के साथ बाइंड होगा, और अगर वायरस होगा तो MHC1 के साथ बाइंड होगा और सरफेस पे आके प्रेजेंट हो जाएगा. तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वो कंप्लीट हुआ. अभी हम बात करेंगे सेकेंड स्टेप की. सेकेंड स्टेप जो है वो होगा रिकॉग्नाइजेशन का. अभी उसे हम रिकॉग्नाइजेशन कैसे करवाएंगे. रिकॉग्नाइजेशन बहुत ही सिंपल है. जो हमने MHC1 वाले देखे थे उसे कौन रिकॉग्नाइज करेगा, CD8 प्लस सेल्स. और जो MHC2 वाले थे उन्हें कौन करेगा, CD4 प्लस सेल्स. तो रिकॉग्नाइजेशन भी हो गया. अभी हम बात करेंगे कि उनका एक्टिवेशन अथवा डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा. डिफ्रेंशिएशन के लिए जो CD8 सेल ने जो रिकॉग्नाइजेशन करवाए थे ना, उनमें से क्या डिफ्रेंशिएट होगा, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और सप्रेसर टी सेल्स. और जो CD4 सेल्स थे उनमें से क्या होगा, टी हेल्पर सेल्स और टी डिलेड सेल्स. जैसे ह्यूमरल इम्यूनिटी में TB कोऑपरेशन था, इधर क्या होता है, TT कोऑपरेशन. अभी हम बात करेंगे कि डिफ्रेंशिएटेड टी लिम्फोसाइट रिलीज कैसे होते हैं. रिलीज करने के लिए सबसे पहले वो जाते हैं, ये जो हमारे टी लिम्फोसाइट्स है वो गए लिम्फ में. लिम्फ से कहाँ गए, ब्लड में, और फ्रॉम द ब्लड वो कहाँ जाएंगे, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होंगे. अभी जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं उनमें भी दो टाइप होते हैं. एक जो होता है वो मेमोरी टी सेल होता है, मतलब कि अगर दूसरी बार कोई एंटीजन आए तो वो मेमोरी रखता है कि हमें उसे कैसे फाइट करना है. ये हो गई बात हमारी कि हमने उसे एक्टिवेशन कैसे करना है. अथवा डिफ्रेंशिएटेड CD8 सेल के दो बने, साइटोटॉक्सिक टी सेल और सप्रेसर टी सेल. CD4 के भी दो हुए, टी हेल्पर और टी डिलीड, जिसे हमें क्या बोला, TT कोऑपरेशन. रिलीज किस तरह होंगे, टी लिम्फोसाइट गए लिम्फ में, लिम्फ से ब्लड में, ब्लड से बॉडी में, और मेमोरी टी सेल भी बनेंगे जो याद रखेंगे अगर नेक्स्ट टाइम आए तो कैसे फाइट होंगे. अभी हमारा जो लास्ट फेज है वो है अटैकिंग फेज. अभी हम उसे अटैक कैसे करवाएंगे, तो इसके बेसिकली 3 स्टेप होंगे. सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा परफोरिन मीडिएटेड. जो सेकेंड स्टेप होगा वो होगा लाइसिस, और जो थर्ड स्टेप होगा वो होगा एपेप्टोसिस. अभी परफोरिन मीडिएटेड में होता है क्या कि परफोरिन मीडिएटेड में जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं ना, वो सिक्रीट करवाते हैं प्रोटीन जिसका नाम होता है परफोरिन. अब वो जो परफोरिन होंगे वो उसमें कर देंगे होल्स. होल्स की वजह से वो हो जाएंगे, उसकी मतलब जो सेल होम्योस्टेसिस है वो बिगड़ जाएगी, तो वो हमें लाइसिस की तरफ ले जाएंगे. तो पहला स्टेप परफोरिन हो गया.
नेक्स्ट स्टेप होगा लाइसिस, और जो हमने थर्ड बात की थी एपेप्टोसिस। अभी एपेप्टोसिस कैसे होता है, जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो सिक्रीट करवाते हैं, जो साइटोटॉक्सिक टी सेल थे उन्होंने क्या सिक्रीट करवाया, TNF-B विच मीन्स ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर B। उन्होंने जो कैल्शियम की परमिएबिलिटी थी सेल में वो इंक्रीज करवा दी। अभी कैल्शियम की परमिएबिलिटी हद से ज़्यादा बढ़ जाने के वजह से उन्होंने जो एक्टिवेट एंजाइम होता है इंटरसेलुलर वो ज़्यादा एक्टिवेट करवा दिए, जिसके वजह से जो होगा वो होगा एपेप्टोसिस। ये तो यहाँ पे हमारे चारों जो स्टेज थे वो कंप्लीट होते हैं। अभी हम बात करेंगे कि इसमें हेल्पर टी सेल का क्या रोल होता है। जो हेल्पर टी सेल होते हैं वो सिक्रीट करवाते हैं इंटरल्यूकिन 2 को, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं TB कोऑपरेशन के वजह। फिर गामा इंटरफेरॉन भी सिक्रीट करवाते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंटीजन को डायरेक्टली किल करने के लिए। हमारा जो थर्ड होता है वो सिक्रीट करवाता है TNF-B, जो एपेप्टोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और बाकी सब इंटरल्यूकिन भी सिक्रीट करवाता है, जैसे कि 2, 4, 5, 6, 10, 13। तो ये सब रोल हो गए हेल्पर टी सेल के। अभी हम जो नेक्स्ट बात करेंगे वो हो गए सप्रेसर टी सेल के रोल। वो जो होते हैं वो रेगुलेट करते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल की एक्टिविटी, ताकि साइटोटॉक्सिक टी सेल खुद के ही सेल को डिस्ट्रक्ट ना करने लगे। डिस्ट्रक्शन को रोकते हैं ये, और जो हेल्पर टी सेल होते हैं उनकी एक्टिविटी को भी सप्रेस करवाते हैं। तो ये हुई बात हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की। अगर आपको इसकी हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको क्विकली इसकी समरी दे दूँ तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले लिखनी है उनकी डेफिनेशन कि स्पेसिफिक एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो टी सेल से मिलती है वो। फिर उसके स्टेजेस डिस्क्राइब करना है। जो हमारा पहला स्टेज था वो एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन। एंटीजन आएगा बॉडी में, पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट होगा। अगर बैक्टीरिया होगा तो MHC2 के साथ बाइंड होगा, वायरस होगा तो MHC1 के साथ बाइंड होगा। फिर वो सरफेस पे आकर प्रेजेंट हो जाएगा। प्रेजेंट तो करवा दिया, अब उसे रिकॉग्नाइज भी तो करवाना पड़ेगा। तो रिकॉग्नाइजेशन का काम करते हैं CD8 सेल और CD4 सेल। CD8 सेल किसे रिकॉग्नाइज करवाएगा, जो MHC1 के ऊपर जो प्रेजेंट हुआ वो, और CD4 किसे करवाएगा, MHC2 के ऊपर जो प्रेजेंट हुआ वो। अभी थर्ड स्टेप होगा एक्टिवेशन करवाने का। CD8 सेल साइटोटॉक्सिक और सप्रेसर टी सेल को एक्टिवेट करवाएगा, और CD4 टी हेल्पर सेल और टी डिलेट सेल को, जिसे हम बोलेंगे TT कोऑपरेशन। अब ये रिलीज कैसे होता है, टी लिम्फोसाइट लिम्फ में जाएंगे, फिर ब्लड में जाएंगे, और ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में। और मेमोरी टी सेल भी जनरेट होते हैं, जो अगर नेक्स्ट टाइम कोई एंटीजन है तो फाइट कैसे करने वो याद रखते हैं। लास्ट जो हमारा स्टेप था वो था अटैकिंग फेज। अटैकिंग फेज में पहला स्टेप था परफोरिन मीडिएटेड, सेकेंड था लाइसिस और थर्ड था एपेप्टोसिस। परफोरिन मतलब क्या है, ऐसे प्रोटीन रिलीज करना जिसके वजह से होल्स हो। अगर होल्स होंगे तो होम्योस्टेसिस में डिफरेंस आएगा और सेल जो होगा वो लाइसिस होगा। एपेप्टोसिस में क्या होगा, साइटोटॉक्सिक टी सेल TNF-B सिक्रीट करवाएगा, जो कैल्शियम की परमेबिलिटी बढ़ा देगा, विच लेड्स टू एपेप्टोसिस। फिर हमने रोल ऑफ हेल्पर टी सेल देखा कि हेल्पर टी सेल क्या क्या सिक्रीट करवाता है, इंटरल्यूकिन 2, गामा इंटरफेरॉन, TNF-B और कोई भी इंटरल्यूकिन जैसे 4, 5, 6, 10, 13, और सप्रेसर टी सेल जो साइटोटॉक्सिक टी सेल की एक्टिविटी को मीडिएट करता है, क्योंकि वो अपने खुद के ही सेल को डिस्ट्रैक्ट ना करना लगे, और हेल्पर टी सेल की एक्टिविटी को भी सप्रेस करवाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको इसमें कुछ भी ना समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे वीडियोज़ के लिए। बाय बाय।